नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल। जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है वो ग्लोबल वार्मिंग के संबंधित में है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए एक हानिकारक चीज है, जिससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो ग्रीन ट्राइब्यूनल के, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में है, जो हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है उसके संबंध में है। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो जुडिशरी में करप्शन या कोई इनएप्रोप्रिएट एक्ट होता है तो उससे कैसे जुडिशरी द्वारा डील किया जाता है उसके बारे में है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। 19 अक्टूबर को ह्यूमन डिग्निटी डे, जो कि मानव गौरव दिवस भी हम जिसे कह सकते हैं, वो निम्न में से किसकी याद में, किसकी मेमोरी में बनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है नानाजी देशमुख, ऑप्शन बी है पांडुरंग शास्त्री आठवले, ऑप्शन सी है करमवीर भाऊराव पाटिल, या ऑप्शन डी ज्योतिराव गोविंदराव फूले। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज का वर्णनात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। वह यह है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के जनादेश पर चर्चा करें। एनजीटी के कुशल कामकाज के लिए क्या चुनौतियां और रास्ते हैं, इस पर भी एक टिप्पणी कीजिए। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है ग्लोबल वार्मिंग एंड फूड सिक्योरिटी के संबंध में, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके संबंध में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो समाचार में क्यों है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे आपको पता है 1870 के आसपास आना शुरू हुआ और उसके बाद में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। आज विश्व के हर कोने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक आ चुका है। एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा लोग अब इंडस्ट्री की ओर स्विच किए गए हैं। लेकिन इसी इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है और उसके अलावा भी और जो दूसरे पॉल्यूशन के स्रोत है, उससे कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया गया है कि ऑलमोस्ट 2 डिग्री जो टेम्परेचर है हमारा वो बढ़ने वाला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी इससे बढ़ेगा, जो कि 280 ppm टू 440 ppm होने की आशंका है। इससे ओशियन जो है, हमारे समुद्र जो है, उसका एसिडिफिकेशन हो सकता है। तो पीपीएम क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में 1 मिलियन पार्ट पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड के पार्ट हैं वो कहलाता है फॉर एग्जांपल 280 ppm। तो उसके साथ में जो हमारे ग्लेशियर से, अगर हम भारत की बात करें तो घरवाल जो उत्तराखंड में एक क्षेत्र है, वहाँ के भी ग्लेशियर जो है उसको भी डिसअपियर करने की, उसे भी खत्म होने की आशंका है 2035 तक। ये नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन जो है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है। उसके साथ में ये कैसे हमारी फूड सिक्योरिटी को, खाद्य सुरक्षा को प्रभाव डाल सकता है वो देखते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस वार्म्स द टेम्परेचर और उससे एड्स photosynthesis that restricts plants ability to absorb nitrogen। तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा एक यहाँ पर उनको जो ऊर्जा है, जो सनलाइट है वो ज़्यादा मिलती है। उससे कहीं ना कहीं प्लांट की जो एबिलिटी रहती है, जो उनके पास में शक्ति रहती है नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करने में, वो कमी आने की आशंका है, जिससे प्लांट का जो ग्रोथ है उसमें कमी होगी। तो दिस ऑल्सो अफेक्ट ये अब और हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, जो कृषि उत्पादकता है, उसको भी प्रभाव डालेगा। तो भारत के आसपास के उपमहाद्वीप के हमारे देश, सहारा, सब सहारा और साउथ अमेरिका के देशों में ये देखने को मिल सकता है। ये 2009 में पेपर इन साइंस बाय DS बतिस्ती एंड BL नायरोर के द्वारा आया था। उनके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। तो रिलेटेड स्टडीज अगर हम देख ले तो जैसे बताया गया है कि प्लांट का जो ग्रोथ है उस पर प्रभाव आ सकता है। तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स पर। तो C4 प्लांट्स देख लेते हैं वो क्या होते हैं। जो हमारी घास होती है, जो हमारी ग्रास होती है, वो C4 प्लांट्स कहलाते हैं। तो बाय JU on metabolic pathways involved in CO2 enhance the heat tolerance in Bermuda grass। तो ये जो साइंटिस्ट है JU, उनके द्वारा ये बताया गया
कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, CO2 का लेवल बढ़ाया जो कि क्लाइमेट चेंज से हो सकता है आगे चल के, तो उससे जो बरमूडा ग्रास है उनकी जो हीट टॉलरेंस की कैपेसिटी थी वो भी बढ़ी। तो इसका ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि हाँ, हीट टॉलरेंस तो बड़ी है, जो गर्मी है उसको सहने की शक्ति ग्रास में उस पर्टिकुलर प्लांट में बड़ी है। और उसके साथ में जो सप्रेस्ड हीट इंड्यूस्ड डैमेजेस है, जो डैमेजेस होने की आशंका है कि गर्मी बढ़ने से जो प्लांट में डैमेज हो सकते हैं, उसकी कहीं ना कहीं एक आशंका कम हुई है। तो यहाँ पर C3 जो प्लांट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब C3 प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो वो प्लांट जो कि हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे चने के हो गए, मटर के प्लांट हो गए, ये सब। तो बाय हैदराबाद सेंटर ऑफ ICRSAT इंटरनेशनल क्रॉप्स इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, तो इनके द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये इंक्रीज इन रूट्स एंड शॉर्ट्स लेंथ, तो यहाँ पर रूट्स और शॉर्ट्स का जो लेंथ है उसमें इंक्रीज होता है। उसके साथ में जो नोड्यूल्स है इन प्लांट्स में, जो गांठें होती है नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब करती है, उसमें भी इंक्रीज हुआ है। पर यहाँ पर जो क्लोरोफिल सिंथेसिस है उसमें कमी आएंगी। अब यहाँ पे क्लोरोफिल का काफ़ी ज़्यादा महत्व इसीलिए आ जाता है क्योंकि क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो सनलाइट से ऊर्जा एब्जॉर्व करता है, जो प्लांट को खाना बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर उसका डिक्रीज देखने को मिलता है, ये ऑब्जर्व किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं आगे चल के अगर वातावरण का टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो इससे हमारी जो क्रॉप्स है, जो कृषि की फसलें हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। उसके साथ में डिटेल्स ऑफ 138 मेटाबॉलिक पाथवेज कैन बी यूज टू इनहेंस ग्रोथ एंड यील्ड। तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग पाथवेज फाइंड किए जा रहे हैं जिससे हमारी जो क्रॉप्स है उनकी ग्रोथ और यील्ड बढ़ाई जाए, उनकी जीन की एडिटिंग करके। तो चलिए दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT के संबंध में है। तो 18 अक्टूबर 2020 को इसकी 10वीं वर्षगांठ थी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स को 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। उससे पहले भी कुछ ट्राइब्यूनल थे, लेकिन ये अपने आप में और जिस तरीके विस्तार के साथ इसको लाया गया था, ये अपने आप में पहला था। तो थोड़ा इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 पारित किया गया, उसके अंतर्गत ये प्राधिकरण बनाया गया। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो किसी कानून के द्वारा बनाई गई है। किस लिए बनाई गई थी? इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कैसे जल्द से जल्द हम एक निपटारा कर सकते हैं हमारे उन केसेस का जो कि पर्यावरण के बचाव के संबंध में है, जो जंगलों के कंजर्वेशन बचाव के संबंध में है, उनका जल्दी निपटारा हो पाए, उसके लिए ये प्राधिकरण बनाया गया था। तो हमारे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। उसके साथ में स्पेशलाइज्ड बॉडी टू हैंडल इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट। तो यहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, उससे संबंधित जो डिस्प्यूट हो रहे, जो विवाद हो रहे, जो कि प्रकृति पे एक प्रभाव डाल सकते हैं, उस सारे मामलों को भी निपटाने के लिए ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो ये जो है CPC जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके नियमों से ये बाधित नहीं है, ये अपने खुद नियम भी यहाँ पर बन सकती है। उसके साथ में इसका प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगा? प्रिंसिपल बेंच की बात करें तो न्यू दिल्ली में जो हमारा कैपिटल है वहाँ पर होंगी। उसके अलावा भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, पुणे महाराष्ट्र का, कोलकाता वेस्ट बंगाल और चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर उसकी बेंचेस होगी। तो इसके कौन कौन से केसेस आते हैं, टाइप ऑफ केसेस, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉल्यूशन से संबंधित सबसे ज़्यादा केसेस, और उसके साथ में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसे कि कोई भी नया उद्योग अगर डलता है या प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पे उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। तो करीब 65% से ज़्यादा हमको जो केसेस देखने को मिलते हैं वो पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के दिखते हैं। उसके अलावा फिर CRZ है, नेशनल पार्क से संबंधित है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और दूसरे और भी मुद्दे हैं। तो एक बार इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो इट शैल हैव अ फुल टाइम चेयरपर्सन, एक इनके अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन होंगे। उसके अलावा नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर, तो 10 से 20 के बीच में जुडिशियल मेंबर होंगे, न्यायिक अधिकारी होगी। उसके अलावा एक्सपर्ट मेंबर्स भी होंगे जो कि 10 से 20 के बीच में ही होंगे। उसके साथ में चेयरमैन में इनवाइट वन और मोर एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू असिस्ट ट्राइब्यूनल इन अ पर्टिकुलर केस। तो अगर पर्टिकुलर केस में चेयरमैन को ये लगता है, चेयरपर्सन को ये लगता है कि कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, तो वो उनको इन्वाइट कर सकते हैं। उसके साथ में चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल
गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी सलाह पर, उनके कंसल्टेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट इनको चेयरपर्सन को अपॉइंट कर सकती है। तो उसके साथ में जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर टू बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। तो एक सिलेक्शन कमेटी गठित की जाएंगी और उनके रिकमेंडेशन पे ही जो जुडिशियल और जो हमारे एक्सपर्ट मेंबर्स है उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम देख लेते हैं एक बार। तो फॉरेस्ट बेंच, सबसे पहले फॉरेस्ट बेंच की बात की गई थी। फॉरेस्ट बेंच एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था। जैसे आज भी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में आर्बिट्रेशन बेंच है, इंसॉल्वेंसी बेंच है, जो कि उस पर्टिकुलर मैटर्स को देखेंगे। तो वैसे ही फॉरेस्ट बेंच हुआ करती थी। उसके बाद में 1986 में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एक एनवायरमेंटल कोड हमको रीजनल बेसिस पे बनाने की जरूरत है। और यही चीज दोहराई गई थी AP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर MV नायडू के केस में, जो कि 1999 में हुआ, 1999 का केस है। उसके बाद में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेशनल इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल, जो पहला ट्राइब्यूनल था जो कि इन्वायरमेंटल मामलों को देखता था, वो 1995 में इसका गठन किया गया। अवॉर्डेड लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, पर यहाँ पर उनका जो अधिकार क्षेत्र था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट रखा गया। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन ही देने की बात की गई। उसके साथ में इन्वायरमेंट डैमेज टू लाइफ और प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी वो सुनवाई कर सकते थे। उसके बाद में नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी, जो नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल है, उससे अगर कुछ अपील होती है तो इस अपीलेट अथॉरिटी में भी जाके आप केस कर सकते हैं। तो इसका गठन 1997 में हुआ। उसके बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों फोरम हैं, ये दोनों जो ट्राइब्यूनल बनाए गए, अथॉरिटी बनाई गई है, ये कहीं ना कहीं ज्यूरिसडिक्शन में लैक करते हैं, अपनी अथॉरिटी में लैक करते हैं। इम्पैक्ट इनका इतना नहीं है और इनको इतनी स्वायत्ता, इतनी ऑटोनॉमी भी नहीं दी गई है। तो रिसेंटली आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर जो आरे फॉरेस्ट से रिलेटेड अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल में, उसके ही बारे में है। अभी आरे का जो शेड है वो भी शिफ्ट कर दिया गया है। जो पहले आरे फॉरेस्ट में लगने वाला था मेट्रो का शीट, वो अब हटा के दूसरी जगह प्लेस कर दिया गया है। तो कुछ फेमस केसेस है, उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। अपोजिशन टू डैम बिल्डिंग, जो कि उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। लाफ्रेंज प्रोजेक्ट, जो हिमाचल प्रदेश का है। वेदांता रिसोर्स न्यामगिरी उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ है। जिंदल स्टील एंड पावर से संबंधित जो केस है जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। उसके अलावा इलीगल सैंड माइनिंग यूपी में जो है वो भी मुद्दे उठाए गए। उसके साथ में मूविंग ऑफ लायंस फ्रॉम गुजरात टू मध्य प्रदेश, ये भी कुछ मुद्दे जो है NGT में डिस्कस किए गए हैं। तो उसके साथ में इसका अचीवमेंट देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का अचीवमेंट क्या है? सबसे पहले क्रिएटेड अ न्यू ब्रीड ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स। तो हमारे देश को ऐसे लीगल प्रैक्टिशनर्स मिले जो कि स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। MC मेहता का तो आप सबको नाम पता होगा। उनके अलावा भी और काफ़ी यंग लॉयर्स भी सामने होकर आए हैं, छोटे छोटे एरियाज में सामने होकर आए हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। उसके साथ में प्रोटेक्टेड वास्ट एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ काफ़ी ज़्यादा जंगलों का डिग्रेडेशन हुआ है। ये जो डिग्रेडेशन है, हमारे डिफॉरेस्टेशन है जंगलों का, ये हमको ब्रिटिश एरा के टाइम से मिलता है। तो आज़ादी के बाद में भी ये काफ़ी ज़्यादा तौर पे चालू था। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल ने मदद करी, इस प्राधिकरण ने मदद करी कि हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है वो ना हो। और उसके साथ में हॉल्टेड पॉल्यूटिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन मेट्रोज एंड स्मॉल सिटीज़। तो जो स्मॉल सिटीज़ है या मेट्रोज है, इनमें जैसे मैंने बताया इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया, या छोटी मोटी जो इंडस्ट्री है जो कि पॉल्यूशन फैलाती है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, नदियों में, समुद्र में, ये जो पॉल्यूटेड वाटर है वो छोड़ देती है। तो ऐसे मुद्दे भी NGT में आए और उसको NGT ने काफ़ी अच्छे से टैकल करते हुए और काफ़ी अच्छे डिसीजन दिए। उसके साथ में पैनलाइज्ड एरेंट ऑफिशियल, तो जो करप्ट ऑफिशियल्स है उनकी भी जांच की गई, उनको भी पनिश किया गया जो करप्ट पाए गए। उसके साथ में ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो जंगल में रहते हैं उनके राइट्स जो है वो फॉरेस्ट राइट की अगर हम बात करते हैं तो उनके राइट उनको तभी मिलेंगे तब फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड हो। तो यहाँ पर NGT ने जैसे एक फॉरेस्ट को बचाने के लिए काफ़ी कदम भी उठाए हैं, काफ़ी अच्छे जजमेंट्स भी दिए हैं। तो इससे ट्राइबल राइट्स भी जो है वो प्रोटेक्ट हुई है। उसके साथ में इन्फोर्समेंट ऑफ पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। तो पॉल्यूटर प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे ये एक इंडस्ट्री है, ये कुछ पॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही,
उसका प्रोडक्शन कर रही है। तो यहाँ का फ़ायदा होता है, आप देखते हैं कि ये फर्म को जाता है, उसका बिजली उसी फर्म से बिजली जाता है हाउस होल्ड को। ठीक है, हाउस होल्ड डायरेक्ट बिल जो बिल भरता है वो फर्म को, और फर्म से वापस उस इलेक्ट्रिक प्लांट को पैसा चले जाता है। लेकिन पॉल्यूटर्स पे सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को भी उसका पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट को जो उससे पैसा मिलेगा वो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए या वापस रिफॉरेस्टेशन के लिए लगाएगा। तो यहाँ पर उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है कि फर्म को ज़्यादा कॉस्ट होता है, उससे हाउस होल्ड को ज़्यादा कॉस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड से ज़्यादा, और फिर इलेक्ट्रिक प्लांट को भी एक कि कहीं ना कहीं हम सब अगर हम कुछ उपभोग कर रहे कोई सेवा का, तो इसमें हम सब किसी न किसी तरीके से एक पार्टिसिपेंट है पॉल्यूशन फैलाने में, तो सबको पे करने का यहाँ पे आवश्यकता है। उसके साथ में फ्यूचर अहेड क्या है उसका वो देख लेते हैं। तो फोकस लेस ऑन गवर्नेंस इश्यूज एंड मोर ऑन एजुकेशन। तो गवर्नेंस का जो प्रशासन का मुद्दे है उस पर कम फोकस करते हुए एजुकेशन जो कि हमारे एक जुडिशियल काम है उस पर ये ज़्यादा फोकस करे। उसके साथ में एक्सपांड बेंचेस जैसे देखिए हमने कुछ ही सिटीज़ में है, तो उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। एग्जिस्टिंग बेंचेस है जहाँ पर वैकेंसीज है उसे फुलफिल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा रिमेन अ प्रोएक्टिव इनकन्वीनियंस व्हेन नीडेड। तो ये एक ऐसी सुविधा है, एक ज़रूरी असुविधा है जो होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी देखते हैं कि वहाँ पे बीच में ही हॉल्ट कर दिया जाता है एनजीटी के द्वारा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो एक दिन में नहीं बना है, यह हज़ारों सालों सैकड़ों सालों में बना हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी जो है एनजीटी को कुछ लोग असुविधा मानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी एक असुविधा है, राइटर ये बताते हैं। उसके साथ में अभी जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो है जुडिशियल करप्शन के बारे में, या जुडिशरी पे कोई सवाल उठाए गए उससे संबंध में है। तो अभी ये समाचार में कैसे आया, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा अगेंस्ट एससी जस्टिस एनवी रमन्ना। अब एनवी रमन्ना जो है वो अप्रैल के महीने में, आने वाले अप्रैल के महीने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। तो उनके अगेंस्ट ये आरोप लगाया गया कि स्टेट का जो उनका हाईकोर्ट है, आंध्र प्रदेश जो हाईकोर्ट है, वहां पर ये पोस्टिंग ऑफ केसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे जुड़ा हुआ आरोप है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हॉस्टिलिटी ऑफ सम एससी जजेस की भी बात करी है अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक जजेस काम कर रहे हैं, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो हाउ आर द एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट जजेस डील विद। तो कोई मिसकंडक्ट होता है, कोई गवर्नेंस होता है, या कोई इरेगुलर एक्टिविटी होती है, तो उसको कैसे डील किया जाता है अगर ये आरोप जजेस के अगेंस्ट लगाया गया है। तो इन हाउस प्रोसीजर होती है फॉलोड सिंस 1997। तो एक डॉक्यूमेंट है रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, जो कि देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। जेएस वर्मा जो है काफ़ी ज़्यादा एमिनेंट जूरिस्ट और बहुत फेमस जज भी है। जो हमारा जेएस वर्मा कमेटी आपको बनाऊंगा क्रिमिनल जस्टिस अमेंडमेंट 2013 में हुए, उसमें भी ये हेड थे। तो इनके द्वारा ये एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, उसमें उन्होंने बताया गया किस तरीके से ऐसे चार्जेस की इंक्वायरी की जाएंगी। तो यहाँ पर उसके अलावा भी अगर ये माने तो ऐसे अगर कोई कंप्लेंट्स होती है तो ये कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, इससे गुप्त रखना चाहिए। सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एम भट्टाचार्य के केस में 1995 में जो हुआ है उसमें भी यही कहा गया है। तो ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसा अगर मिसकंडक्ट कोई एलिगेशन लगता है मिसकंडक्ट का तो ये कैसे वर्कआउट होता है। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड्स if it is frivolous or does not involve any serious misconduct and impropriety। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये डिसाइड करते हैं कि जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद में अगर उससे सीरियस पाया जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जज से रिस्पॉन्स मांगते हैं, एक क्लैरिटी मांगते हैं, जवाब मांगते हैं कि आपका इनके बारे में क्या कहना है। उसके साथ में अगर वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होते उनके जवाब से, तो अब यहाँ पर उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसमें डीपर जाके उसकी एक जांच कर सके। उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो 3 मेंबर की कमेटी भी फॉर्म किया जा सकती है, जो कि फैक्ट फाइंडिंग के लिए है। जुडिशियल नॉट फॉर्मूला जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग के लिए कमेटी 3 मेंबर की कमेटी बनाई जा सकती है।
तो चलिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोब 3 मेंबर की आपने कमेटी बना ली, उनकी जांच आ गई, फैक्ट फाइंडिंग कर ली, फैक्ट सामने आ गए। उसके बाद में इफ कमेटी फाइंड सब्सटेंस इट कैन गिव टू रिकमेंडेशन। अगर कोई सब्सटेंस उसमें पाया जाता है, आरोप सही पाए जाते हैं, तो मिसकंडक्ट इज सीरियस इनफ टू रिक्वायर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। तो एक ये हो सकता है कि रिमूवल ऑफ ऑफिस का, उसमें जो कंसर्न जज है उन्हें कहा जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप आपकी पोस्ट से रिजाइन कर लें या वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लीजिए। उसके अलावा अगर वो अनविलिंग है क्विट करने के लिए, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है या चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, वो उन्हें जो भी जुडिशियल वर्क असाइंड है वो उनसे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सीरियस नहीं पाया जाता है कमेटी के द्वारा, तो उन्हें वहाँ पे रिमूवल का ज़रूरत नहीं होगा और मे बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट। इसके अलावा ये तो जुडिशियल प्रोसीड हो गई कि इंटरनली आप क्या कर सकते हैं। उसके अलावा 2 और तरीके हैं जिससे रिमूव किया जा सकता है। एक यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट में ये अगर एक पर्टिकुलर एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है, तो उस माध्यम से भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिलते हैं तो बिल्कुल हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा राज्यसभा के, वो उन्हें इम्पीचमेंट कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज है वो फॉलो करने की जरूरत है। उसके साथ में शुड हैव बिकम अ पब्लिक स्कैंडल नॉट पॉसिबल इफ कंप्लेंट्स आर मेड कॉन्फिडेंशियल। तो ये अगर बहुत बड़ा पब्लिक स्कैंडल बन गया तो इस केस में तो बहुत ज़रूरी होता है, पब्लिक प्रेशर भी आ जाता है उन्हें रिमूव करने का। पर अगर ऐसे मामले कॉन्फिडेंशियल रखे गए तो आशंका कम ही है कि ये ऐसा पब्लिक स्कैंडल बन सके। तो प्रशांत भूषण जो है, जो एक बहुत फेमस एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये कहना है ओनली रिटायर्ड जजेस और हाई क्रेडिटेबिलिटी विल बी एबल टू कंडक्ट अ रोबस्ट इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। तो ऐसी कंप्लेंट जो है उनमें जो रिटायर्ड जज है विथ हाई क्रेडिबिलिटी वो इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं और वही इसमें रोबस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक सुझाव है कि यहाँ पर जो रिटायर्ड जजेस है उनका रोल हम महत्वपूर्ण हो जाता है, उन्हें हम पैनल पे लेकर ये चीज़ का इंक्वायरी दे सकते हैं। उसके अलावा चलिए न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं आज का। जो जैसिंडा एल्ड्रेन है, उन्होंने वो वापस न्यूजीलैंड की पीएम इलेक्ट की गई है। तो बिगेस्ट इलेक्शन विक्ट्री ऑफ लेबर्स पार्टी इन हाफ अ सेंचुरी। तो पिछले 50 वर्षों में ये लेबर पार्टी का सबसे बड़ा विक्ट्री है। काफ़ी फेमस प्राइम मिनिस्टर है ये, सिर्फ उनके देश में नहीं अपितु पूरे ग्लोबल वैश्विक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इनको 120 में से 64 सीटें मिली। अब यहाँ की जो पार्लियामेंट है ये एक सदन की पार्लियामेंट है, जैसे यूके देख लीजिए या यूएस देख लीजिए या इंडिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यहाँ पे अपर हाउस लोअर हाउस होता है, लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक सिंगल सदन वाला, एक एकल सदन वाला ही संसद है। उसके अलावा हाईएस्ट सीट बाय अ पार्टी सिंस न्यूजीलैंड एडॉप्टेड प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम। तो 1996 में प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम न्यूजीलैंड में अडॉप्ट किया गया, उसके बाद में ये सबसे बड़ा विक्ट्री है। तो एएमयू कन्फर्म्ड एज सर सैयद एक्सीलेंसी नेशनल अवार्ड। तो AMU received award in international category, whereas Anjuman Islam, Mumbai-based educational conglomerate, was awarded in the national category. तो सर सैयद एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड जो है इंटरनेशनल कैटेगरी में इस वर्ष AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिला, और उसके साथ में नेशनल कैटेगरी में अंजुमन इस्लाम जो एक मुंबई बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो स्किल डेवलपमेंट से लेकर तो कॉलेज की हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई करवाता है, उन्हें ये मिला है। अब सर सैयद के बारे में हम जान लेते हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया की एडवोकेसी की थी। उन्होंने कैसे भारत के आइडिया की बात की थी और उसको प्रोपेगेट किया था, जिसमें डिफरेंट अलग अलग प्यूरल कम्युनिटी के लोग हो, बिना भेदभाव के एक विविध परंपरा वाला हमारा देश हो, जिसमें किसी भी की अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं हो ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और रेस। उसके साथ में जम्मू कश्मीर से अगली न्यूज़ आ रही है जो कि पंचायत राज एक्ट जो है उसे लागू करने की वहाँ पर बात की गई है। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में। उसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई जाएंगी इन ईच डिस्ट्रिक्ट, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाएंगी। तो देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय है। यहाँ पर इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं, कितना लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन होता है, जिससे पता चलेगा कि 370 कितना ज़्यादा सक्सेसफुल लिया। तो यहाँ पे परिसीमन होने वाला है, डिलिमिटेशन होने वाला है, उसके बाद ही ये इलेक्शन किए जाएंगे। तो यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट जो है इसका एक कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन
देखने को हमें मिलेगा। तो उसके साथ में ह्यूमन डिग्निटी डे, जो कि मानव गौरव दिवस 19 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो ये बाय द फॉलो ऑफ सबदे मूवमेंट के द्वारा, इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जो सोशल रिफॉर्मर, एक स्पिरिचुअल लीडर रह चुके हैं पांडुरंग शास्त्री आठवले, इनकी मेमोरी में, इनकी याद में। तो इन्हें शॉर्ट में दादाजी के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली महाराष्ट्र से आते थे, तो महाराष्ट्र में दादाजी जो है वो बड़े भाई को कहते हैं, तो इसलिए उन्हें बड़े भाई एज अ रिस्पेक्ट इन्हें दादाजी कहा जाता था। तो इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1996। तो कम्युनिटी लीडरशिप बनने के लिए और कम्युनिटी लीडरशिप तैयार करने के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी उसे जाना जाता है। उसके साथ में टेम्पल्टन प्राइज फॉर प्रोग्रेस इन रिलीजन 1997 में मिला है। उसके साथ में उन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। उसके साथ में जो अंतिम आज का हमारा न्यूज़ है वो है नवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस टेस्टेड फायर्ड सक्सेसफुली। तो हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नवल वर्जन भी टेस्ट किया गया है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम इंडिजीनियसली बिल्ड स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई ऑफ द इंडियन नेवी। तो INS चेन्नई से इसका प्रयोग किया गया और ये काफ़ी सफल हुआ। तो ये 2.8 टाइम्स फास्टर देन साउंड होता है, जो हमारी आवाज़ की गति होती है उससे 2.8 गुना ज़्यादा तेज होता है। तो एंड हिट अ टारगेट एट द रेंज ऑफ अराउंड 450 किलोमीटर। तो 450 किलोमीटर की अगर रेंज में कोई टारगेट हो तो उसे भी ये आसानी से हिट कर सकता है। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।